चोरी चोरी लड़ी अखियां साजन से, चोरी चोरी लड़ी अखियां। Whenever I'm alone with you, you make me feel like I am young again. अगर आपको याद हो तो मेरे एपिसोड में बिल्कुल न्यूडिटी नहीं थी, मैं साड़ी में थी थ्रू आउट। तो लोगों ने आई थिंक मेरी लुक को बहुत पसंद किया है। इनफैक्ट फ्रंट न्यूडिटी वगैरह के लिए तो मैं ऑन द टेबल नो बोल देती हूँ। या मेरी फोटोज देखना बंद कर दो क्योंकि तुम्हें बड़ा मतलब ऑफेंस हो रहा है मेरे तेरे के कपड़ों से। और या अगर तुम्हें मैं सच में पसंद हो तो दिस इज हु आई एम, टेक इट और लीव इट। सारी रातें बीती बातें याद आती है क्यों, मिलके तुमसे भी जुदाई तड़पाती है क्यों। अभी आपने जिनको सुना वो कौन है? जो लोग जानते हैं ठीक, लेकिन जो नहीं जानते हैं वो पेन और कॉपी उठाकर बैठ जाए। नमस्ते, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी की स्पेशल सीरीज कैम सूट। इस बार के कैम सूट के एपिसोड में हमारे साथ जुड़ी हैं केनिसा वस्त, जो एंकर, एक्ट्रेस, सिंगर, मॉडल, यूट्यूबर और मोटिवेशनल स्पीकर। कुछ मिस तो नहीं हुआ केनिशा आपके बारे में बताते हुए लिस्ट में? राइटर। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। अभी हाल में ही एक अवार्ड हुआ था इन्फ्लुएंसर्स का, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स का मिड डे, उसमें केनिशा ने ग्लैमरस डीवा का अवार्ड जीता है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं केनिशा। Thank you, अवार्ड से Neeraj. ही एक Thank you सवाल for that मैं beautiful जी introduction also. Thank you for that beautiful introduction you gave me. Thank you. अवार्ड हम लोगों को अगर हमारे बॉस तारीफ कर देते हैं तो वो दिन हमारे लिए बहुत नोटिस, बहुत अच्छा जाता है। लेकिन एक सेलिब्रिटी के तौर पर अवार्ड कितना किक करते हैं, कितना आपको बूस्ट अप करते हैं? अहमियत क्या होती है अवार्ड्स की आपके लिए? अवार्ड्स की अहमियत तो होती है क्योंकि अवार्ड्स एक प्रतिबिंब है इस बात का कि ऑडियंस आपको एक्सेप्ट कर रही है, आपको लाइक कर रही है और कहीं ना कहीं ऑडियंस के आप चहेते बनते जा रहे हैं। तो अवार्ड्स को मैं नकारूंगी तो नहीं, बहुत ही खुशी होती है अवार्ड्स मिलते हैं। लेकिन वो वैसी वाली खुशी नहीं होती है कि एकदम घमंड सा आ गया। मैंने देखा है कई आर्टिस्ट को ना बड़ी जल्दी मतलब घमंड सा आ जाता है। ये एक अवार्ड है, ये एक हमारी पूरी जीवन की मतलब जीवन का सार नहीं बन सकता और बनना चाहिए भी नहीं। ये एक दौर है, ये एक अवार्ड है, इस वक्त भगवान की कृपा है। तो शुक्रगुजारी रहनी चाहिए हमेशा। और हाँ, बिल्कुल खुशी होती है और अच्छा लगता है यार कि प्रोत्साहन मिलता है और मेहनत करने का। जो लोग नहीं जानते उनको मैं ये भी बता दूं कि केनिशा ने बहुत ही कम उम्र में अपना जो करियर शुरू किया था, एज ए एंकर किया था। वैसे केनिशा अगर अभी तक के आपके करियर की बात करें तो एक लिस्ट बन जाती है पूरी। कॉपी और पेन वाली बात मैंने शुरू में इसीलिए बोली थी, मतलब आपने बहुत कम उम्र में एंकरिंग शुरू की, फिर मॉडलिंग, फिर अपना यूट्यूब चैनल बनाकर उसमें आपने भी डाइवर्सिटी पूरे यूट्यूब चैनल पे आपके दिख सकती है कि फिटनेस सीरीज है और ब्यूटी मेकअप हर तरह के, मतलब उसमें वीडियोस आपको कई तरह के मिलेंगे। साथ ही साथ आप सिंगिंग, ब्रांड एंडोर्समेंट, टीवी शो भी करती रही। तो मतलब हम तो अगर एक साथ अगर दो इससे तीन चीजें करने को दे दी जाए अगर हम लोगों को, मैं अपनी बात करता हूँ तो कंफ्यूजन हो जाती कि पहले ये करें कि ये करें। लेकिन आप इतनी चीजें एक साथ कैसे मैनेज कर रही हैं? सर, मैं एक बहुत ही क्यूरियस पर्सन हूँ एक्चुअली। मेरे को हर चीज को लेके बहुत ज्यादा उत्सुकता है। तो मुझे लगता है कि जिस भी चीज के लिए उत्सुकता हो उस पे महारत पानी चाहिए, चाहे वो फिर मेकअप हो, चाहे वो फिर गायकी हो, या फिर वो नृत्य हो यानी कि डांस हो, या फिर लेखन हो यानी कि राइटिंग हो, या फिर ओरेशन हो जिसको हम पब्लिक स्पीकिंग बोलते हैं। और मुझे बहुत सारी क्यूरियोसिटीज थी, मेरी कोई एक हॉबी नहीं थी। तो मैं चाहती थी मैं इन सब में मतलब महारत पाऊं। और जब आप महारत पाने लग जाते हो तो आपको अपने आप ही प्रोफेशनली काम मिलने लग जाते हैं क्योंकि
आप लोगों के जब इर्द-गिर्द रहते हैं, आप जब लोगों से वाकिफ़ होते हैं या मिलते हैं, तो वो इनफैक्ट आपको सजेस्ट करते हैं कि अरे यार, आप इतना अच्छा बोलती हैं, आप इस एंकरिंग क्यों नहीं करती हैं? ये तो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, इवेंट इंडस्ट्री, आपको एंकरिंग में ट्राई करना चाहिए। तो इस किस्म से मेरे साथ चीज़ें होती गई। मैंने कोई ये पॉइंट प्रूव करने के लिए नहीं किया है कि ओह! मैं भी ये भी कर सकती हूँ और वो भी कर सकती हूँ। मेरा बस ये है कि मुझे हर चीज़ परफेक्ट करनी है और हर जॉब, जो भी जॉब मुझे मिले, बड़ी हो, छोटी हो, फ़िल्म हो, एंकरिंग हो, सिंगिंग हो, डांसिंग हो, उसमें मैं जब स्टेज से उतर के आऊँ या घर पे आऊँ, तो मुझे एक तसल्ली होनी चाहिए कि हाँ भई, मैंने बहुत अपनी पूरी 100% दिया और मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। इससे ज़्यादा अच्छा मैं कर नहीं पा सकती थी शायद। अगर आपके फैन्स आपके करियर को स्टेप बाय स्टेप जानना चाहें, शुरू से लेकर अब तक, तो वो कैसा रहा? मतलब किस तरह से आपने शुरू किया? स्कूलिंग के दिनों में ही क्या आप सोचने लगी थी कि मुझे ये करना है या सिंगर बनना है? तो स्टेप बाय स्टेप कैसे चीज़ें आगे बढ़ती? सर, बचपन में मैंने कथक सीखा था और उसके बाद पढ़ाई में मैं थ्रू आउट टॉप 5 रैंक में रही हूँ हमेशा, थ्रू आउट डिस्टिंक्शन स्टूडेंट रही हूँ, तो पढ़ाई में बहुत ज़्यादा तवज्जो था और बहुत ज़्यादा मतलब वहाँ वो एक ही चीज़ थी, मेरे पेरेंट्स स्ट्रिक्ट भी थे कि नहीं भई, पढ़ाई बहुत अच्छी करनी है, क्योंकि मेरे घर में ना सारे ही लोग आइवी लीग गर्ल्स हैं, मतलब कोई प्रिंसटन से है, कोई आईआईएम से है, कोई आईआईएससी से है। तो वो एक अनइंटेंशनल सा प्रेशर था और उस दौरान इतना ध्यान नहीं दे पाई मैं डांस वगैरह को, लेकिन एक्सकर्जन्स एंड सॉरी, नॉट एक्सकर्जन बट एक्सटेम्पोर्स, यू नो, एंड डिबेट्स, इसमें ज्यादा आपको वर्जिश नहीं करनी पड़ती है और आप ये कर सकते हैं, लाइक यू नो। तो मैं एक्सटेम्पोर्स एंड डिबेट्स में भाग लेती थी और कई बार मैं जीतती थी। इंग्लिश में हमेशा मुझे ऑलमोस्ट 98 आउट ऑफ 100 इस किस्म के मार्क्स आते थे और अरे वाह! अम, और मुझे और लैंग्वेजेस में इनफैक्ट इतने मार्क्स लाना बहुत मुश्किल है, इनफैक्ट यू नो। एंड ऐसे राइटिंग वगैरह में मुझे अवार्ड्स भी दिए गए हैं, तो मुझे लगा कि यार दिस इज गुड, यू नो। लैंग्वेज का तो कुछ, आई थिंक आई हैव एन एज ओवर लैंग्वेज। तो उसी पे फिर मैंने जो है हाथ अपना, यू नो, मैंने अपने हुनर अपना बढ़ाती गई, बढ़ाती गई, बढ़ाती गई, बुक्स पढ़ती गई, लिटरेचर, बहुत अच्छे अच्छे लिटरेचर पढ़े दुनिया भर के। और उसके बाद जब कॉलेज से बाहर निकली, तो देखने में भी भगवान ने ठीक-ठाक ही बनाया है, तो लोगों ने कहा कि यार एंकरिंग में चली जाओ, यू नो, एंकरिंग में दरअसल मैंने शुरुआत स्कूल में ही कॉलेज में ही कर दी थी एंकरिंग की। छोटे-छोटे बच्चों की पार्टीज़ होती थी, बर्थडे पार्टीज़, जो जी। बॉम्बे के एलीट, यू नो, साउथ बॉम्बे, सोबो जिसको हम बोलते हैं। तो महालक्ष्मी रेस कोर्स है वो, इन सब जगहों में उनकी पार्टीज़ होती थी और मेरे को ऐसा था ना, मैं हमेशा से बहुत ही ज़्यादा इंडिपेंडेंट रहना चाहती थी। मेरे को ये एक था कि मैं बस अपने पैसे कमाऊँगी। 16 साल की उम्र से मेरे को ऐसा था कि मेरे को पैसे अपने कमाने हैं। तो मैंने उन बच्चों की फिर ज खारजम खाना वगैरह में जाके पार्टियाँ जो है होस्ट करनी शुरू की, जहाँ उनको आपको थोड़े बहुत गेम खिलाने होते हैं, थोड़ा बहुत हँसाना होता है, ये वो एंड ऑल दैट, यू नो। एंड उसमें बहुत ज़्यादा मतलब तारीफ़ मिलने लगी, तो 1 हफ्ते में 3-3, 4-4, 5-5 इवेंट्स मिलने लगे और वो तो काफ़ी अच्छी खासी आमदनी होने लग गई मेरी, मतलब जितना एमबीएस को मिलता था उतना मुझे मिलने लग गया। तो मैंने कहा यार, ये तो बड़ा अच्छा है, मतलब मेरे को लोग पसंद करते हैं, मैं फनी भी हूँ एंड ऑल दैट। तो उसके बाद यू नो एक बहुत ही छोटा-सा चैनल था जिसमें एक ओपनिंग थी। वहाँ जाके मैंने ऑडिशन दिया और वहाँ से मेरे ऑडिशन की वहाँ से मेरे एंकरिंग की शुरुआत हुई, जो कि काफ़ी लंबी चली, क्योंकि मेरे को कोई गिला-शिकवा था नहीं। एक वेल पेइंग जॉब होती है एंकरिंग। अ, मैंने ई24 में एंकरिंग करी तकरीबन डेढ़ 2 साल और उसके बाद एक नया चैनल आया था स्टार सीजेओ करके, उसमें मैंने 2 ढाई साल काम किया। उसके बाद मुझे चैनल वी ने वहाँ से डिस्कवर कर लिया, तो मैंने स्टाइल जंकी किया। अ, यू उसके बाद मैंने लाइव एंकरिंग शुरू कर दी, क्योंकि अब तक जॉब में होते-होते थोड़ा-सा मतलब मोनोटोनस होने लगा था, क्योंकि अ, ऐसा लगने लगा था कि यार बहुत साल कर लिए, अभी 5-6 साल हो गए एंकरिंग करते हुए और कुछ नया सीखने को है नहीं, यू नो। लेकिन हाँ, लाइव एंकरिंग एक डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर। डिफरेंट सिटी, डिफरेंट सेट ऑफ क्राउड, डिफरेंट कंपनी यू आर रिप्रेजेंटिंग एवरी सिंगल टाइम, डिफरेंट लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है। शादियों के इवेंट बिल्कुल अलग होते हैं और कॉर्पोरेट इवेंट्स बिल्कुल अलग होते हैं, स्पोर्ट्स इवेंट्स बिल्कुल अलग होते हैं। तो मैंने कहा इसमें जाते हैं यार। तो धीरे-धीरे उसमें गई मैं
और उसमें भी भगवान की कृपा से बहुत मेहनत करी और अच्छा उसमें परिणाम मिला। मुझे 300 से ऊपर शोज मैंने किए। पहले मुझे स्कूल से निकलते एक मूवी मिल गई थी मेरी मम्मी की पहचान से, क्योंकि कुमार दौरानी जी उनके अच्छे दोस्त थे, रमैया वस्तावैया करके। लेकिन उस मूवी के बाद जाए तो कहाँ जाए, कोई सिस्टम तो है नहीं, वेब है नहीं, मूवीज के ऑडिशंस तो ऐसे ओपन में होते नहीं है। और जो होते हैं वो खाली एड ऑडिशंस होते हैं, और एड एज अ करियर बनाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आप क्या बोलोगे एक समाज में कि क्या करती है आपकी बेटी एड करती है। और उस खास मतलब एड्स में जद्दोजहद भी बहुत है और खास कोई आमदनी नहीं है, तो मुझे बिजी रहना बहुत जरूरी है। मतलब मैं बिजी नहीं रहूंगी तो मैं पागल हो जाऊंगी या डिप्रेस्ड हो जाऊंगी या कुछ हो जाएगा मुझे, मतलब आई एम अ वर्कहॉलिक। उसके बाद 5-6 जब बड़े ऐड मिल गए सोलो लीड के बतौर, तो एक दिन कॉल आया कविश सिन्हा जी के यहाँ से, जो बहुत बड़े अच्छे कास्टिंग डायरेक्टर है। ऑन माई के रोल करके उनकी कंपनी का नाम है, हसमुख के लिए। तो जी। मैं गई, और वो बड़ा ही ऑर्गेनाइज्ड वे में था, क्योंकि बहुत ही चुनिंदा लोगों को उन्होंने बुलाया था, जैसे कि शॉर्ट लिस्टेड जो लुक फिट होती है जिनकी, उन्हीं को। और सबको बकायदा वक्त दिया जा रहा था, स्क्रिप्ट पहले से ही दे दी थी, और कि आप अपना ऑडिशन प्रिपेयर करके आइए जैसे भी है। तो मैं वहां गई, मैंने वहां ऑडिशन दिया। और इतना बड़ा यार निखिल अडवाणी का शो है, ये है वो है, प्रेशर भी था, डर भी लग रहा था, चाहिए भी था। खैर मैंने अपना जितना बेस्ट मैंने प्रिपेयर बहुत किया था, मैंने ऑडिशन दे दिया। उसके 2 हफ्ते बाद उनका कॉल आया कि आप सिलेक्ट हो चुकी हैं। तो वहां से मेरी जो है वेब की जर्नी शुरू हुई। फिर आती है एक मस्त राम वेब सीरीज, जी। जिसमें आपके मिस रीटा टीचर का आपने एक किरदार निभाया था, उसकी तारीफ बहुत। लेकिन उसके बाद जो 2020 में आई थी मस्त राम, तो उसके बाद से तो ओटीटी पर सीरीज वेब सीरीज जो है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है, जो बोल्ड और एडल्ट कंटेंट वाली थी। तो लेकिन आपका किरदार इतना फेमस हुआ, इतना हिट हुआ, लेकिन उसके बाद आप इस तरह की मूवीज में, मतलब जो बोल्ड या एडल्ट मूवीज हैं, उसमें आप दिखी नहीं। तो क्या वजह है इसकी? नहीं, क्योंकि नीरज जी वो वन ट्रिक पोनी था। लाइक वो मेरे कोई करियर का कोई वो, एंड इनफैक्ट अगर आपको याद हो तो मेरे एपिसोड में बिल्कुल न्यूडिटी नहीं थी, मैं साड़ी में थी थ्रू आउट। तो लोगों ने आई थिंक मेरी लुक को बहुत पसंद किया है। ऐसा नहीं है कि मैंने बिल्कुल ही ज्यादा बोल्ड कुछ कर दिया। मैंने इनफैक्ट फ्रंट न्यूडिटी वगैरह के लिए तो मैं ऑन द टेबल नो बोल देती हूँ। उसके बाद बहुत सारे ऑफर्स आए जो कि मैं नकारती गई, क्योंकि मुझे अब मस्तराम के वजह से फेम मिल चुकी थी, काफी ज्यादा मेरी फॉलोइंग बढ़ चुकी थी। उसके बाद रक्तांचल भी आई थी और काफी ज्यादा जी। मेरी फॉलोइंग बढ़ चुकी थी। तो मेरा एक माध्यम हो बन चुका था, अपना अपना रोजगार बहुत ही बेहतरीन तरीके से चलाने का, जो कि था सोशल मीडिया। तो मैंने कहा कि नहीं यार, ये मैं मुझे अपना पोटेंशियल पता है। और स्टार्टिंग में आपके पास चॉइस नहीं होती है, बिकॉज यू इन अ रश टू बी सीन, यू हैव टू बी सीन, पीपल हैव टू नो कि अ फेस लाइक दैट एग्जिस्ट और व्हाटएवर। जो कि उसने मेरे लिए बखूबी कर दिया था। उसके आगे मतलब मैं निचोड़ते ही जाऊं, मतलब एक ही चीज चल गई और उसी को मैं मतलब घसीटते ही जाऊं, तो वो उसमें कुछ मजा नहीं है। और मुझे अलग किस्म के रोल्स करने थे, अलग किस्म के अलग अलग डायरेक्टर्स के साथ, अलग अलग प्रोड्यूसर्स के साथ काम करना था। और ना कि सिर्फ शोज, मुझे अपना म्यूजिक भी बनाना था। मुझे अपना अपना जो मेरा सोशल मीडिया पे मैंने प्रोडक्ट्स भी बहुत सारे लॉन्च कर रखे हैं। तो मेरे वॉल क्लॉक्स हैं, मेरी टेबल्स हैं, मेरी मकराम आर्ट मैं बेचती हूँ। तो मतलब काफी सारी चीजें थी जो कि मुझे मैनेज करनी थी, एंड दैट्स व्हाई मैंने बहुत सारे ऐसे सिमिलर जो मुझे ऑफर्स आए उनको बिल्कुल मना कर दिया। जो अच्छे ऑफर्स आए उनमें खुदा न खास्ता उसमें अनफॉर्चुनेटली हुआ नहीं, या जो हुआ। बट हाँ, कुछ प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं जो कि बहुत अच्छे हैं और जो बिल्कुल अलग है अभी तक के। जो मेरे को ये है कि मेरे को अपने हर किरदार में ना, हर मेरे को अपने करियर के किरदार में या प्रोजेक्ट में कुछ नया करना है। क्या ये भी रीजन है कि अगर कोई एक्ट्रेस है, उसने एक बोल्ड वेब सीरीज की या मूवी की, हिट हुई मूवी, तो क्या उसके बाद उस एक्ट्रेस को उसी जॉनर के रोल ऑफर होने लगते हैं? मतलब वो एक इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है, हाउ असर्टिव यू आर। Right? Sharon Stone started her career with Basic Instinct, but she's not a sex object. She's one of the most revered actors in Hollywood. तो केट विंसलेट ने तो पहली फिल्म में फुल न्यूड किया था।
बट वो आपके ऊपर है कि आप उसके बाद किस तरह से अपना करियर निर्धारित कर रहे हैं या किस तरह से आप जा रहे हैं, दैट इज एंटायरली अप टू यू, you know. So you have to say no to a lot of things and you have to know your worth. And I don't think कि कोई भी किसी को फोर्स तो कोई किसी को करता नहीं है. एंड जी। आई डोंट थिंक कि इस घबराहट में कि अरे यार कहीं ये भी ना हाथ से निकल जाए, यू हैव टू हैव फेथ इन योरसेल्फ ना, यू हैव टू हैव फेथ इन योरसेल्फ. अभी इस सवाल से ठीक पहले आपने एक बात की थी अपनी फैमिली के बारे में, जब आप बता रही थी तो कहा था कि आपकी फैमिली में काफी ऐसे कई लोग हैं जो बहुत बड़े बड़े कॉलेजेस से बहुत बड़े बड़े प्रोफेशनल डिग्रीज ले चुके हैं। तो एक प्रेशर की बात की थी आप, ठीक है। और देखा भी जाता है कि एक परिवार के किसी सदस्य ने अगर अपनी लिगेसी फिक्स कर ली है तो परिवार के बाकी मेंबर्स जो होते हैं उन पर भी इस पे मेंटेन करने का प्रेशर आ जाता है। आपकी मॉम ने भी फोक सिंगिंग के जरिए बॉलीवुड में बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया, कई हिट फिल्मों के गाने गाए, छम्मा छम्मा और राजा हिंदुस्तानी जैसी फिल्मों के जो गाने आज भी गाए जाते हैं। तो क्या ये भी एक वजह है कि आप सिंगिंग पर इस वक्त ज्यादा फोकस कर रही हैं? नहीं, ये वजह नहीं है, मुझे सिंगिंग सच में बहुत पसंद है, इसीलिए मैं 6-7 साल से सिंगिंग सीख रही हूँ. ना सिर्फ कि मैंने वेस्टर्न वोकल सीखे हैं जेनिफर डिसूजा मैम से, मैं यहाँ से लेके लोअर परेल तक गाड़ी लेके जाती थी. ट्रू स्कूल ऑफ म्यूजिक में मैंने सीखा है एंड्रिया से, जो कि न्यूयॉर्क स्कूल ऑफ म्यूजिक से आई थी. शी वाज एन इंटरनेशनल टीचर. उसके बाद मैंने ज्ञान आश्रम में सीखा है. उसके बाद मैंने पर्सनली अपने गुरुजी मेरे गुरुजी परेश जाना जी, उनके साथ भी सीखा है. तो ये सब कोई एक मुद्दा प्रूफ करने के लिए नहीं होता है. अगर आप में वो होगा तो फिर तो पैशन इतने दिन थोड़ी चलता है. वो 7 साल आई लव सिंगिंग, आई लाइक राइटिंग, आई क्रिएट माय ओन ट्यून्स एंड इट्स माय फर्स्ट लव. आपकी जो मम्मी है, मॉम सपना अवस्थी जी, वो फोक म्यूजिक, उन्होंने एक अलग ही फोक सॉन्ग्स को अलग अलग मुकाम पहुंचाया है। तो क्या कभी आपने उनसे कोई ट्रेनिंग ली सिंगिंग की? नहीं, मम्मी बहुत बिज़ी रहती थी क्योंकि मम्मी के दौर में एक्चुअली अगर आपको याद रहे तो सारे ही हिट गाने, अभी तो उन्हें आइटम सॉन्ग्स उस टाइम पे कहा जाता था। लेकिन जो जो डांस नंबर्स थे जितने भी थे मेरी मॉम के थे, चाहे वो बन्नो तेरे क्या एक शादी का गाना था, लेकिन चाहे वो इश्क में जब जी घबराए ऐश्वर्या जी के ऊपर जो था, या तो फिर छैया छैया हो गया या छम्मा छम्मा हो गया, या फिर उनके सोलफुल गाने भी थे, कभी बंधन जुड़ा दिया कभी बंधन जुड़ा लिया, अंगूरी बदन मेरा, सारे ही डांस सॉन्ग्स थे. तो मम्मी तो पूरे पूरे टूर पे रहती थी, मतलब 4-4 3-3 महीने. वो तो घर पे मैंने ज्यादा देखा नहीं मेरी मॉम को. एक्चुअली मेरे नाना जी, मेरे दादी जी, ऐसे हम लोग बड़े होते थे, लाइक यू नो, क्योंकि मॉम वाज नेवर अराउंड, शी वाज वेरी वेरी बिजी. मॉम का सबसे गाया हुआ सबसे फेवरेट सॉन्ग कौन सा है आई आपके? थिंक मेरी मॉम का सबसे फेवरेट वो वाला है, कभी बंधन जुड़ा दिया कभी बंधन छुड़ा दिया. नहीं, आपको कौन सा अपनी मॉम का गाया गाना है जो आप सुनना चाहें बार बार, जिसे आप सुन सकती हैं, जो आपको बहुत पसंद है? मुझे तो मेरी मॉम के सारे ही गाने बहुत पसंद है. मतलब शी इज माय मॉम, बट इफ आई हैड टू चूज वन, दैट्स अ टफ क्वेश्चन. चोरी चोरी लड़ी अखियां साजन से, चोरी चोरी लड़ी अखियां, क्या जला बात। देखो मेरी सारी सखियां, काहे को बताए बतिया साजन से, काहे को बताए बतिया. ये मेरा एक फेवरेट सॉन्ग था. तो अभी आप अपनी मॉम के साथ एक वीडियो एल्बम ला रही, तो उसमें क्या अलग है, क्या खास है? अलग ये है कि छम्मा छम्मा का रिप्राइज है एंड उसका अरेंजमेंट एब्सोल्युटली वर्ल्ड लेवल पे होगा. हम जो करने वाले हैं इट्स गोना बी इनसेन. द अरेंजमेंट, द म्यूजिक प्रोडक्शन, एक मेरे बहुत ही होनहार दोस्त है मोजेस कॉल करके, जिनका म्यूजिक मतलब मैं क्या ही कहूँ. अब वो मोजेस का जब म्यूजिक आएगा सामने तो पता चलेगा कि वर्ल्ड सेंसिबिलिटी, यू नो, वर्ल्ड सेंसिबिलिटी, हर तरह के हम इंस्ट्रूमेंट्स के साथ एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं. एंड हम हुक लाइन सेम रखेंगे लेकिन हम पूरे का पूरे गाना अलग बनाएंगे. तो वी आर गोना ट्राई समथिंग वेरी डिफरेंट, वेरी इंटरनेशनल, वेरी afro beats, very, you know, very very new in India. That sound has not been done yet. अभी तक जो भी गाने गाए हैं वो हिट हुए हैं बहुत ज्यादा। जैसे साल Thank you. 2015 में आपने कवर सॉन्ग गाया था, ये मेरा दीवानापन।
जी ये सॉन्ग वीडियो उस वक्त टॉक ऑफ द टाउन था। फिर आया साल 2016, इस साल जादू तेरी नजर सॉन्ग भी कवर सॉन्ग था, काफी हिट रहा आपका। जी जी तो ये जो म्यूजिक एल्बम है आपकी बार, तो अगर ये जानना चाहें, या आपके फैंस अगर आप जानना चाहें कि वो किस तरह के गाना अगर आप ला रही हैं या गाने जा रही हैं, कुछ आप गा के सुनाइए प्लीज, जो जी आप अभी आपका रिलीज होने वाला है एल्बम उसका। जी, मैं आपको अपने 2 गाने गा के सुनाऊँगी कुछ पंक्तियाँ। तो मेरी जो कोशिश है मेरे म्यूज़िक से वो ये है कि एक दायरा रहेगा डांस म्यूज़िक का, लेकिन डांस म्यूज़िक में भी बहुत अलहदा, बहुत अलग-अलग तरह के फ्लेवर्स हो सकते हैं, राइट? फ़ोक डांस भी हो सकता है, वेस्टर्न, ईडीएम, इलेक्ट्रॉनिक डांस, दिस डांस, दैट डांस, यू नो व्हाटएवर। तो मेरा पहला जो है वो एक हमने प्रोग्रेसिव हाउस और ब्लूज को मिक्स किया है और बहुत ही मेरे अजीज दोस्त और बहुत ही नामचीन म्यूजिशियन राजू सिंह जी के बेटे जोशुआ सिंह, उन्होंने बनाया है म्यूजिक प्रोडक्शन पूरा। और कमाल के होनहार म्यूजिशियन है वो, उनके भी ब्लड में है म्यूजिक, और उन्होंने न जाने कितने इंस्ट्रूमेंट सीखे हैं, 14 15 पता नहीं कितने, एंड वो कमाल के हैं, उनके भी ब्लड में है। तो उस गाने की मैं कुछ लाइंस आपको सुनाना चाहूंगी। तूने मुझे देखा जैसे ऐसा लगा वक्त थम सा गया हो वहीं पे, बातें तेरी यादें तेरी ख्वाबों में है गूंजती वो अभी तक, ख्वाबों में मेरे गूंजते, तेरे बिन नहीं हम जी सके, जुनू है तू है जस्तजू, आरज़ू भी तू, मेरी रूह तू, याद है ना तूने ये कहा था कि मुझे भूलेगा ना कि मैं हूँ तेरी जान, फिर भी तू मुझे यूं भूल गया, क्यों तू मुझसे इतना दूर गया, जैसे मेरे दिनों से हो सुरूर गया, जैसे मेरी आँखों का हो नूर गया। तो ये कुछ लाइन्स थी उस गाने की। तो ये तो मेरा पहला गाना था, और जो मेरा सेकंड सिंगल आने वाला है इनफैक्ट शूट होके, जो कि मैं मोजेस कॉल के साथ बना रही हूँ, इट्स एन आउट एंड आउट डांस नंबर, बैंगर, क्लब बैंगर उसे बोला जाता है। एंड मैं उसके भी कुछ यू नो लाइंस गाना चाहूंगी आपके लिए। सो समथिंग लाइक दिस। सारी रातें बीती बातें याद आती है क्यों, मिलके तुमसे भी जुदाई तड़पाती है क्यों, उनकी यादों में उनकी निगाहों में मैं खोना चाहूं बस उनकी पनाहों में, आपने ऐसा क्या किया, हो गए हम आप पे फिदा, आपने से छू लिया, हो गए हम फना। क्या बात है। ये तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मेरा दीवानापन का भी रिकॉर्ड तोड़ेगा। वो तो अभी तक देखा जाता है, सुना जाता है, रील्स बनती हैं अभी भी उस गाने पर। आपको वो गाना गाने का मतलब कैसे, कवर सॉन्ग एकदम अलग तरह से गाने का किसने आइडिया कैसे आया? वो मैशअप का दौर था और मुझे बहुत पसंद था वो गाना। एंड एक बैंड है द क्योर करके, उनका वो गाना है ना कि Whenever I'm alone with you,
You make me feel like I am young again. तो साथ में बैठ गया. It just merged well and we did it. अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। केनिशा, आप जैसे आपकी मॉम है, वो बॉलीवुड से जुड़ी हुई हैं, तो क्या कब ऐसा मतलब कहा जाता है कि जिनकी फैमिली के कुछ लोग बॉलीवुड से होते हैं तो उनको उनके बच्चों को मतलब एंट्री या डेब्यू करने में प्रॉब्लम नहीं आती है, मतलब उनको काफी हेल्प हो जाती है, तो और आउटसाइडर के मुकाबले उनको बहुत ज्यादा सुविधा मिलती है, ये सब चीजें सच हैं? क्या आपके साथ कभी ऐसा? नहीं, सच तो नहीं है. सच बिल्कुल नहीं है सर ये. बिकॉज डिपेंड भी करता है कि किस लेवल के. अब ऑफ कोर्स अगर आप अगर यू नो वेल, how do I give an example, but अगर आप जैसे बहुत ही बड़ी फैमिली से आ रहे हो, करेक्ट, लाइक यू कमिंग फ्रॉम द कपूर क्लैन, देन मे बी आपके लिए इजी हो जाएगा. बट इफ यू आर जस्ट अ सिंगर्स डॉटर, वो भी मेरी मम्मी तो 90s की सिंगर्स थी. 90s एंड मिड 2005 तक उन्होंने वाइंड अप करना शुरू कर दिया था, ठीक है. तो मेरा तो शुरुआत ही बहुत लेट. उनके करियर खत्म होने के काफी लेट मेरी शुरुआत हुई. और वो भी शुरुआत भी मैंने एंकरिंग से करी. सो आई डोंट थिंक कि कोई एज सच हेल्प होती है. एंड टू बी ऑनेस्ट विद यू ऑल्सो, ये मतलब अगर श्रीदेवी जी की बेटी है तो बात अलग है ना. बट एट माई लेवल आई हैव टू स्टिल वर्क वेरी हार्ड, फेस अ लॉट ऑफ रिजेक्शन, जो कि मैंने बहुत फेस किया है, ठीक है, बहुत फेस किया है एक्टिंग के खासकर क्षेत्र में. क्योंकि वहां पे बड़ा ही रूथलेस और ब्रूटल होता है, कि एक आप लोग लाइन में खड़े होते हैं एंड फिट नॉट फिट, फिट नॉट फिट, और फिर आप एक ऐसे लेके खड़े रहते हैं, माय नेम इज केनिशा, दीज आर माय दिस इज माय हाइट एंड दीज आर माय प्रोफाइल्स, एक मग शॉट की तरह एंड ऑल. फिर उसके अलावा शॉर्टलिस्ट हो गए आप. अब आप उन्होंने आपको शॉर्टलिस्ट कर रखा है. अब 3 दिन निकल गए, 4 दिन, आपको पता ही नहीं है कि आप हुए कि नहीं हो, और बताते नहीं है वो लोग. ऐसा भी होता है कि नहीं भी हुआ तो नहीं बताते. पता नहीं ये क्या फंडा है, बता दो यार कम से कम. हमारा टेंशन तो खत्म होगा, देन वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट. तो इस किस्म से जो मेंटल एंड्योरेंस एक्टिंग के फील्ड में, भाई वो तो कमाल ही है. मतलब इट्स लाइक यू गॉट टू बी zen फॉर दैट. बट ये सुविधाएं हैं कि हाँ भाई, भूखे नहीं मरे और खाना, छत मिल गई रहने के लिए. बट वैसे थॉट प्रोसेस से हम लोग कभी आते नहीं है. हमारे घर में हमेशा हमें सिखाया गया है कि यू हैव टू बी वेरी इंडिपेंडेंट, क्योंकि आप लोग ऐसे तो वेस्ट को इतना कॉपी करते हो, वेस्टर्न कपड़े पहनते हो, वेस्टर्न म्यूजिक सुनते हो और इंग्लिश में ही बात करते हो, ये वो वटेवर. तो उनके दूसरे जो अच्छे पहलू हैं उन्हें भी तो सीखो ना. वो लोग तो 16 साल की उम्र से अलग हो जाते हैं परिवार से, अपने अपनी जॉब्स करते हैं. तो फिर ये ऐसा सेलेक्टिव एडमिरेशन नहीं होना चाहिए, है ना. अगर हम एडमायर कर रहे हैं, अगर हम फॉलो कर रहे हैं, इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, तो फिर वो हर 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 तरफ से, हर पहलू से होना चाहिए. तो अगर इस बीच कोई लड़की आती है, मान चलिए एक सवाल इसी से जुड़ा है कि इस साल की शुरुआत में वुमेन पावर समिट अवार्ड में आपने कहा था कि मौजूदा वक्त महिलाओं के लिए बहुत अच्छा है, जी. और एक पिछले साल का आपका एक इंटरव्यू है जिसमें आपने कहा था कि बॉलीवुड में तरक्की के लिए लोग चापलूसी करते हैं। तो फिल्म इंडस्ट्री को वैसे भी मेल डोमिनेटेड फील्ड माना जाता है, और उस पर भी The तरक्की के लिए अगर world is चाप male dominated, sir. The world is male हाँ नहीं, dominated. आप सुनिए तो, अगर फिल्म इंडस्ट्री को मेल डोमिनेटिंग फील्ड कहा जाता है और उस पर भी तरक्की के लिए चापलूसी करनी पड़े, तो महिलाओं का लिए वक्त कैसे सही होगा? मान लीजिए कि अगर कोई लड़की है, वो आपकी बहुत बड़ी फैन है और वो एक्टिंग की फील्ड में आना चाहती है, और वो आपका इंटरव्यू देख, तो इस फील्ड में उस लड़की को तरक्की के लिए कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए? चापलूसी का या किसका? चापलूसी का तो बिल्कुल भी नहीं. अगर उसको उसमें महारत है तो फिर देखिए, ये भी एक स्किल सेट होता है. चापलूसी हर एक के बस की बात नहीं है. और इस वजह से नहीं क्योंकि आप कोई आइंस्टाइन वाली इंटेलिजेंस, लेकिन हर एक की परवरिश अलग होती है. हर एक को ऐसा ना, हाथ ऐसा आगे बढ़ा देना नेचुरल वे में नहीं आता है. कुछ लोग जैसे बोलते हैं ना, हम क्या क्या वो तामसिक और राजसी और अलग अलग तरह के ये रस होते हैं ना, जी। अलग अलग तरह के पर्सनालिटी टाइप्स होते हैं.
तो भाई बाय द ग्रेस ऑफ गॉड द फैमिली आई कम फ्रॉम ऐसे करके खड़े हो जाना और हाजिरी लगा देना, इट्स नेवर बीन अ पार्ट ऑफ माय अपब्रिंगिंग, सो मेरे से नहीं हो पाएगा। होने को क्या है, बहुत इजी है करना, बट मैं कर नहीं सकती, माय डीएनए डजंट अलाउ मी टू डू दैट। ओके, नाउ इफ अ गर्ल is exactly like me where she's struggling and her DNA doesn't allow her to do that, then she doesn't have to, because now we have social media, we have so many avenues। हमारे पास YouTube है, हमारे पास Instagram है, हमारे पास आज की तारीख में हमारे पास आज की तारीख में फेसबुक भी। अब फेसबुक एवर सिंस इट्स बिकम मेटा, कंटेंट क्रिएटर्स को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत पे आउट्स दे रहे हैं। वेल देयर आर पीपल मेकिंग मिलियंस ऑफ डॉलर्स थ्रू स्नैपचैट, तो बहुत सारे एवेन्यूज है यार, आप जस्ट कंटेंट अपना डालो, आप कहीं से भी डिस्कवर हो जाओगे। ठीक है, जैसे ये जो लिटिल थिंग्स करके शो है, ये यूट्यूब से ही तो आया था ना, बाद में ये नेटफ्लिक्स पे गया है। एक छोटा विनियट सीरीज था, ये फिल्टर कॉपी वालों ने जो बनाया है, उसके बाद ये बहुत बड़ा शो बन गया। सो यू कैन क्लिक फ्रॉम एनीवेयर। आप रैप सीन में देख लो, आधे से ज्यादा लोग तो सेल्फ मेड ही है ना, आधे से ज्यादा कोई भी ऐसा किसी को लेबल लेके तो आइए सर हमारा लेबल आपके लिए हाजिर है, साइन कीजिए और कल से आ जाइए गाने की रिकॉर्डिंग में, सबने खुद से किया है। तो अब तो आई एम सो हैप्पी एंड आई एम सो ग्रेटफुल टू गॉड, फाइनली इट्स अ डेमोक्रेटिक स्पेस एंड फाइनली इट इज अ लेवलिंग फील्ड, लेवल प्लेइंग फील्ड। अब यहाँ पे किसी को रोकना ना, आई डोंट थिंक इट्स गोइंग टू बी मतलब खाने का काम, जैसे हम बॉम्बे में बोलते हैं, खाने का काम नहीं होने वाला है। पहले फ्लोरा सैनी से हमारी बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि शुरुआत में जब उन्होंने अपना करियर शुरू किया था तो उनको बॉडी शेविंग का बहुत सामना करना पड़ा। मतलब वो But साउथ Flora में is a तो, beautiful figure. My God, she's got हाँ one of the सुनिए most बात क्या stunning. थी, उन्होंने उन्होंने हमसे ये बताया कि जब उन्होंने अपना करियर शुरू किया था तो वो उन्होंने साउथ की फिल्म ज्यादा की। उसके पीछे रीजन ये था कि साउथ में थोड़ा बल्क अगर फिगर वाली एक्ट्रेस है तो Actress, बहुत good प्रेज किया actress. थी। लेकिन उन्हें यहाँ पर ये कह के कहा जाता था कि तुम्हारा फिगर मतलब जो कथित स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं उस हिसाब से नहीं है। तो ये स्टैंडर्ड्स हैं क्या बॉलीवुड के या फिल्म्स के कि सर ये एक्ट्रेस को इसी सांचे में स्टैंडर्ड्स, आना हो? सर ऐसा है ना कि बॉलीवुड अब एक ऐसा हो गया कि कोई प्रांत या कोई स्टेट तो है नहीं, है ना। अलग अलग जगहों से लोग आ गए हैं, अब उनकी मान्यताएं क्या है, उनके क्या थॉट प्रोसेस है, उनकी कितना एवोल्यूशन है दिमाग में, है ना, उस सब चीजों पे मैटर करता है। अब ये लोग कोई होते हैं नहीं कोई भी मापदंड बनाने वाले या यार्डस्टिक बनाने वाले, सो दे आर, सो द वे आई लुक एट इट इज दैट ओ दैट्स जस्ट अनदर ओपिनियन, मे बी दैट पर्सन इज नॉट इवॉल्व्ड इनफ, बिकॉज अगर मैं इन सारी चीजों को बहुत तवज्जो देने लग जाऊंगी, तो पहली बात तो ये है कि कौन है भाई आप क्या प्रिंसटन से पढ़ के आए हैं कि आप हार्वर्ड से पढ़ के आए हैं, व्हाट आर यू। एंड secondly, I mean, there are too many reasons why people try to put you down in this industry. I'll tell them to you. uh, Number one, the ones who have not been able to make it themselves, जो खुद बिटर होते हैं, जिन्होंने खुद अपनी लाइफ में कुछ जो दायित्व उठाया था, वो नहीं कर पाए, तो बिटर, वेरी बिटर एंड फ्रस्ट्रेटेड। एक तो कैटेगरी हो गई ऐसे लोगों की। दूसरी कैटेगरी हो गई एंटाइटल लोगों की, जिनका काम तो भले ही चल गया है लेकिन सोच अभी भी उतनी छोटी है, और अब एक एंटाइटलमेंट भी आ गया है कि अब तो मैं किसी को भी कुछ भी कह दूंगा। और एंटाइटलमेंट और सक्सेस के साथ ये भी होता है कि दायरा बड़ा होता जाता है, आप ट्रैवल ज्यादा करते हैं। अब आप ही बताएं, अगर आप एक इंडियन लड़की को एक ब्राजीलियन लड़की या क्रोएशियन लड़की के जेनेटिक्स से कंपेयर करेंगे, तो हाँ डेफिनेटली हम नहीं है उनके आगे उतने अच्छे, बट हमारे में अलग क्वालिटीज हो सकती हैं जो उनसे अच्छी हो सकती हैं। तो इन्होंने ना हर चीज को जनरलाइज कर दिया है, तो ये दूसरे क्वालिटी दूसरे कैटेगरी के ये लोग हैं। तीसरे कैटेगरी के वो लोग हैं जो कि जस्ट एक सेडिस्ट होते हैं, जिनको मजा आता है दूसरों का कॉन्फिडेंस तोड़ने में, कि ओ बड़ी कॉन्फिडेंट बन रही है, खुद को बड़ा समझ रही है, अभी इसका कॉन्फिडेंस हटाता हूँ। तो इस तरह की मानसिकताएं हैं, और इतना ज्यादा इसके बारे में सोचना नहीं चाहिए, मानना सिर्फ वही चाहिए जो एम्पावरिंग हो, जो चीज, जो थॉट, देयर इज अ सिंपल लाइन आई बिलीव इन, ट्रूथ इज व्हाट वर्क्स फॉर यू, ट्रूथ इज व्हाट वर्क्स फॉर यू। आपकी ओपिनियन है, आप जाओ अपनी ओपिनियन लेके, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरी जो ओपिनियन मेरे बारे में है, जिस दिन तक वो नहीं मतलब शेक होगी, मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, कोई कुछ भी बोले, आई एम द बेस्ट, मेरे दिमाग में वो है बस। कि आप अपने फोटो शूट्स की इमेज सोशल मीडिया पर अक्सर पोस्ट करते हैं,
लाखों लोग उसे पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जो कपड़ों से जज करते हैं, उल्टे सीधे कमेंट्स करते हैं। उनको क्या कहना चाहिए? जो आपके फैंस भी, आपके फॉलोअर्स भी। उनको तो मैं ये कहना चाहूंगी यार कि यार पहले माइंड मेकअप कर लो, है ना? दो नाव में पैर रख के तो चलता नहीं है कोई। माइंड मेकअप कर लो, मतलब या तो तुम मतलब या मेरी फोटोज देखना बंद कर दो क्योंकि तुम्हें बड़ा मतलब ऑफेंस हो रहा है मेरे तेरे के कपड़ों से। और या अगर तुम्हें मैं सच में पसंद हो तो दिस इज हु आई एम, टेक इट और लीव इट, आई एम नॉट गोइंग टू चेंज। सो मेक अप योर माइंड एंड स्टिक टू योर डिसीजन, बट बी वन माइंडेड। I like people who are decisive. I don't like people who are like यहाँ भी वहां भी ये भी है, हाँ बट वो पर ये, I don't like that one. करीब एक हफ्ते पहले की बात है, आपने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा कि आप अपनी पहचान एक महिला के तौर पर नहीं करती हम्म। या नहीं करना चाहती हैं। इसके पीछे क्या नहीं वजह? करती हूँ, नहीं करती हूँ। तो ऐसा है कि मैंने कभी खुद को एक जेंडर के हिसाब से देखा ही नहीं। मैंने कभी ना खुद को एक स्त्री ना पुरुष के हिसाब से देखा है, क्योंकि आज की तारीख में ऐसा है कि आपकी प्रगति, आपके आइडियाज, ठीक है, आपका हुनर, ये सारी चीजें हैं जो आपको दर्शाती हैं, जो आपको आपकी अ, कीमत तो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन आपकी आपका जो ड्यू है इस दुनिया में, आपका जो बनता है, आपके खाते में जो बनता है वो आपको मिलता है इन चीजों के जरिए। तो इन चीजों पे फोकस करने के लिए मुझे नहीं लगता है कि कोई एक प्रकार का ही जेंडर का हक है। और ऐसा है भी नहीं आज की तारीख में, मतलब हर क्षेत्र में औरतें, चाहे कॉर्पोरेट भी हो या फिर डॉक्टर्स हो या फिर बिजनेस में हो या फिर एक्टिंग में हो या फिर स्पोर्ट्स में हो, हर क्षेत्र में औरतें भी आगे जा रही हैं। तो ये अपने आप में मुझे एक थोड़ा-सा ना ये जेंडर के पूरे कि अरे आई एम अ गर्ल, आई एम अ बॉय, ये बड़ा थोड़ा-सा मुझे रिग्रेसिव लगता है, क्योंकि इससे क्या हो जाता है कि आपका इंटरनल डायलॉग बहुत गड़बड़ा जाता है। मैं ऐसा कैसे कर दूँ? मैं तो एक लड़की हूँ। अरे वो ऐसा कैसे कर सकता था यार? वो तो एक लड़का था ना। ये सारी चीज़ें ना मुझे लगता है कि अब बहुत अ, प्राचीन हो गई हैं ये चीज़ें, और अब हमें ना एक-दूसरे को अपने इंटेलिजेंस के और अपने आइडियाज़ के माध्यम के ज़रिए जानना चाहिए और रिस्पेक्ट करना चाहिए। कोई इसमें ये नहीं है कि आप एक आदमी हैं तो आप ज़्यादा हकदार हैं किसी चीज़ के, या मैं एक औरत हूँ तो मैं हकदार नहीं हूँ और मेरी जगह बस किचन में ही है। ऐसा ये सारे जो स्टीरियोटाइप्स जब हम बात करते हैं ना, तो ये सारे स्टीरियोटाइप्स ब्रेक तो तभी होंगे जब ये जेंडर का पूरा एक इतना बड़ा जो ये चलता ही चला जा रहा है, एक मुद्दा, ये खत्म होगा। और मैं जानती हूँ कि छोटे शहरों में और भी ज्यादा मुश्किल है और औरतों की और भी ज्यादा गत हुई है, मतलब बहुत ही दुर्गत में है वो लोग। लेकिन हमें इस चीज को हटाना होगा ताकि औरतें खुद को भी बलशाली मान सके, और औरतें आदमियों को देख के डरना, और आदमियों को देख के तू तो लड़की है, ज्यादा मत बोल, चुप बैठ, ऐसा ये सारी चीजें बंद हो, ये कॉन्वर्सेशन से जानी चाहिए ये चीजें। तो इसीलिए मैं खुद को एक जेंडर बतौर कभी देखती नहीं हूँ। और मैं अपने काम में भी और अपने किसी भी चीज में मैं मतलब एक पुरुष हूँ या मैं नारी हूँ, ये सब मैं सोचती नहीं हूँ। हाँ, अच्छा, बट हाँ, आपने स्ट्रेट ऐसा नहीं है कि लड़कियों से मेरे को मतलब जिस्माना कुछ ये हो जाता है। जस्ट टू मेक द रिकॉर्ड स्ट्रेट, आई एम हेटेरोसेक्सुअल। सो आई एम भले ही आई एम अट्रैक्टेड टू अ मेल फिगर, बट ऐसा नहीं है कि वो कोई it is because I'm a woman that I'm attracted to a male figure. मुझे just the male body type, I like men. So yeah. आपको सोशल मीडिया के जरिए रेप और जान से मारने की धमकियां मिली, तो पूरा मामला क्या था, ये बताएं। कुछ मामला था ही नहीं, बहुत ही फिजूल था ये। एक्चुअली क्या हुआ ना कि मैंने भी ओवर रिएक्ट कर दिया, क्योंकि वो मेरा पहला एनकाउंटर था ट्रोलिंग से। उसके पहले तक तो सब वो ब्यूटीफुल, ये सारी अच्छी ही चीजें जा रही थी। वो पहला मेरा एक वाकया था जहाँ मैंने सोशल मीडिया ट्रोलिंग क्या होती है उसको एक्सपीरियंस किया। मैंने सुना बहुत था इस चीजों के बारे में, बट मेरे से कभी हुआ नहीं था। तो एक रैपर है एमी वे बंटाई, जिनके साथ मैंने एक गाना किया था ग्राइंड करके, वो गाना बड़ा हिट हुआ, 90 मिलियन व्यूज अब क्रॉस हो चुके हैं। और एक Q&A रखा जाता है एंगेजमेंट के लिए इंस्टाग्राम पे, मैंने रखा। मुझे किसी ने पूछा कि आप किसके साथ दोबारा कोलैबोरेट करना चाहेंगे, एमी वे के साथ या फिर रफ्तार के साथ। अब मैं मेरी को इनसे रफ्तार से कोई जान पहचान है नहीं,
एनीवे उस वक़्त मेरे काफ़ी दोस्त थे, अच्छे अज़ीज़ भाई मानती हूँ मैं उन्हें। तो मैंने एनीवे का पक्ष लिया, तो आई गई बात हो गई। अब अगले दिन मैं उठूँ डीएम में, अरे तू तो है ही छपरी, तू तो पता नहीं अजीबो-गरीब। तो मुझे उस वक़्त वो चीज़ इतनी ज़्यादा ऑफेंसिव लगी, क्योंकि 5-6 लोगों ने ऐसे किया, मैंने 5-6 आईडीज़ ब्लॉक किए, फिर आने लगे लोग, तो मेरे को इतना ज़्यादा ऑफेंसिव लगा उस वक़्त, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि ये मतलब दिनचर्या आम है। तो फिर मैंने सारे पोस्ट डालने शुरू कर दिए और बात बढ़ते-बढ़ते बहुत बढ़ गई। मेरे को एफआईआर जाके लॉन्च करनी पड़ी। बट नाउ आई रियलाइज़ कि इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ सोशल मीडिया। नहीं तो ये अगर आप ऐसे ही पार्ट्स मान के बैठेंगी कि ये तो आम है, तो फिर ये उनका तो हिम्मत बढ़ेगी ना जो ये नहीं, थ्रेट्स मैं ये नहीं करते कह हैं रही हूँ कि लड़की। ये आम है। मैं कह रही हूँ कि एक्शन स्टेप तो मैंने लिया ना, एफआईआर तो जी। जाके मैंने लिखाई ना। लेकिन लोगों का इस किस्म का वेनम, इस किस्म का ज़हर उगलना सोशल मीडिया पे, ये आम है। रिजेक्शन पे आपने कहा था कि आपने बहुत रिजेक्शन फेस किया है शुरू में जब आप ऑडिशंस देती थी। अभी कुछ समय पहले आपने रिजेक्शन पर ही कुछ एक पोस्ट किया था। रैपर कृष्णा वाला मामला था। तो जब उन्होंने आपको रिजेक्ट, मैं रिजेक्ट नहीं कह रहा हूँ, अगर किसी का प्रपोजल कोई मना करता है तो क्या उस दौर मतलब उस दौरान किसी आप मेंटल ट्रॉमा से गुजरी? बिल्कुल नहीं जी, एक्चुअली दरअसल बात ये है कि कृष्णा ये मेरे वाक़ई में बहुत फ़ेवरेट रैपर हैं। मेरे लिए निजी ज़िंदगी में मैं उन्हें जानती नहीं हूँ। तो मेरे लिए तो कोई एक जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, आपका सेलिब्रिटी क्रश कौन है? अब इंडिया में मेरे कोई सेलिब्रिटी क्रश नहीं है। उन्हें मैंने देखा, उनका मैंने म्यूज़िक सुना, तो मैंने कहा ये मेरे इंडियन सेलिब्रिटी क्रश है। और फिर क्योंकि वो भी म्यूज़िशियन है और राइटर है, तो उनकी राइटिंग मुझसे इतना ज़्यादा रेज़ोनेट करने लगी। कई बार ऐसा होता है दैट रियलिटी सरपासेस लाइक द वर्चुअल। उनकी रियलिटी जो वर्ड्स वो यूज़ करते हैं, उनका स्टाइल वो भी एकदम बेबाक है, एकदम बिल्कुल हमेशा ऐसे रेडी टू कन्फ्रंट। तो मुझे अपनी बहुत झलक दिखने लगी उनमें और उनके गाने मुझे बहुत अच्छे लगने लगे। मैं लूप पे सुनने लगी और मैंने कहा यार क्या मतलब कमाल है, तो मेरा मेल वर्ज़न आ गया है मतलब कैसे मुझे ये रैपर मतलब ये तो मेरा मेल वर्ज़न आ गया है भई, मैं तो जानती नहीं हूँ इन्हें, लेकिन ये तो बिल्कुल मैं हूँ, रियल लाइफ़ में और मेरे सारे दोस्त भी जानते हैं, मेरा नेचर वैसा ही है। तो उस हिसाब से मुझे उनके संगीत से, उनके संगीत के ज़रिए, उनके गानों के ज़रिए मुझे उनसे बहुत ज़्यादा हमनवाज़ी, हमदर्दी और क्या बोल सकते हैं उन्हें, एक करीब हमनवाज़ी, एक कनेक्शन फील होने लगा, कनेक्ट। जी हाँ। एक एंड आई स्टार्टेड रियली लाइकिंग हिम। एंड क्योंकि वो दिल्ली में रहते हैं, मेरे कोई कॉमन फ्रेंड्स नहीं है उनके ज़रिए, मेरे पास कोई चारा था नहीं, और मेरी कोई ईगो एज़ सच है नहीं, बिकॉज़ ईगो-वीगो रखना यार, देखो जिसको पता होता है ना कि वो क्या है, फिज़ूल की ईगो। आज की तारीख में शाहरुख खान सबसे हम्बल है, इसलिए नहीं कि उन्हें नहीं पता कि वो शाहरुख खान है। इसलिए क्योंकि उन्हें पता ही है यार वो शाहरुख खान है। तो मैं इस तरह के टुच्ची बातों में पड़ती नहीं हूँ कि मैं क्यों हाई करूँ? ये अगेन ग गर्ल्स हाई नहीं करती, गर्ल्स मैं वो सब सोचती नहीं हूँ। तो मैंने उनको फिर मैसेज किया, अब उनके मैसेज का रिप्लाई नहीं आया, तो फिर मैंने एक पोस्ट पे ला डाला। तो उसके बाद उन्होंने तो नहीं, पर उनके फैन्स ने पता नहीं क्या-क्या, बहुत क्यूट था मतलब, क्या-क्या पता नहीं बोलने लगे, भाभी मिल गई, ये मिल गई, वो मिल गई। उसके बाद मैंने कहा यार मेरी बात तो करा दो। तो उनके एक फ्रेंड है समय रैना, कॉमेडियन, तो मैंने समय को मैसेज किया, बड़े अच्छे यार थैंक्स समय, उन्होंने मुझे एटलीस्ट रिप्लाई तो दिया। तो समय ने मुझे रिप्लाई किया कि शायद वो अभी शायद वो अभी इंटरेस्टेड नहीं है यार। तो फिर मैं पीछे हट गई, लेकिन मुझे ये कुछ नहीं था कि उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया, अब मैं दिखाऊँगी, और वो बहुत ही अच्छे कलाकार हैं और मैं उनके साथ आगे चल के भी काम करना चाहती हूँ। और हर तरह का प्यार एक वैसा ही प्यार नहीं होता है ना कि भई शादी ही हो जाए और मिल ही जाए और कुछ एक जिस्माना ही हो जाए। एक प्यार एक मेंटल भी तो फिनोमेनन है ना। आई मीन आई लव हिज़ माइंड, आई लव द वे ही थिंक्स, आई लव द वे ही राइट्स एंड आई लव हिज़ हसल, जितनी उन्होंने मेहनत करी है और जिस किस्म से वो आए हैं ऊपर और अपने को एक बनाए रखा है और आज की तारीख में उन्हें अपना ड्यू मिल रहा है, इतना नाम कमा रहे हैं, इंडिया को जी। प्राउड कर रहे हैं। तो मेरे लिए बहुत इज़्ज़त है, मेरे दिल में उनके लिए बहुत इज़्ज़त है और मैं तो अभी भी कहूँगी भाई कि इंडिया में तो मेरा एक ही क्रश है, कृष्णा कौल। आप मौजूदा दौर में सेलिब्रिटी एप्स के जरिए पे अपने फैन से कनेक्ट होते हैं। ये इन एप्स का मॉडल क्या है? मतलब आपका भी ऐप है अच्छा मॉडल और तो ये है कि हर सेलिब्रिटी का ऐप चलाने का तरीका अलग होता है, पहली बात तो ये है। कई सेलिब्रिटी सिर्फ़ अपनी एक्सक्लूसिव फ़ोटोज़ और वीडियोज़ डालते हैं उसमें,
कई सेलिब्रिटीज वाकई में जाके इंटरैक्ट करते हैं, बाकायदा टाइम निकालते हैं, जानना चाहते हैं कौन है उनके फैंस, क्यों है वो उनके फैंस, कौन से प्रांत से, कौन से कंट्री से ज्यादा फैंस आ रहे हैं उनके। एंड ऐसा करते करते अगर आप इसे बहुत एज अ रेगुलर कंसिस्टेंट वे में करेंगे तो आप बहुत अच्छे दोस्त भी पाएंगे, आपके बहुत अच्छे दोस्त बन के आएंगे उसमें से। तो फॉर्मेट यही है कि इतना बड़ा इंस्टाग्राम पे यार ओपन आप नहीं सबसे चैट कर सकते, क्योंकि ज़रूरी ये भी नहीं है कि जो आपको फ़ॉलो कर रहे हैं वो आपको पसंद ही करते हो। कई लोग सिर्फ़ गाली देने के लिए फ़ॉलो करते हैं। लेकिन हाँ, अगर ऐप पे कोई आया है पैसे देके तो यकीनन सी बात है कि वो आप पे जेन्युइन सुपर फैन है। जो आपको लाइक करते हैं, आपके बारे में उनको जानकारी हासिल करने में दिलचस्पी है। आपके बारे में वो उत्सुक है, आपके बारे में वो दे आर इंट्रिग्ड, आपके वेल बीइंग से उनको मतलब है, दे विश वेल फॉर यू, दे एक्चुअली सी सम पोटेंशियल इन यू। आखिरी सवाल, अगले 10 साल में केनिशा खुद को कहाँ देखना पसंद करें? मैं तो खुद को किंग ऑफ द वर्ल्ड देखना पसंद करूंगी, लेकिन लाइफ इज सो अनप्रेडिक्टेबल। मैं इतना आगे का सोचती नहीं हूँ निरंजन जी, मैं सिर्फ आज का दिन बखूबी निभा लूं, और आज के जो मेरे कार्य है उसे अगर मैं सही तरह से करूंगी तो जाहिर सी बात है कि आगे चल के, मैं ये नहीं कहती कि कोई भी अड़चन या कोई भी हादसा नहीं होगा, लेकिन एक लॉजिकल थिंकिंग के तरह से अगर आपने जैसे आज आटा अच्छा गूंद लिया है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि रोटी अच्छी ही बन जाएगी, तो मतलब मैं उस हिसाब से आई ट्राई टू फोकस इन द प्रेज़ेंट, आई लिव इन द प्रेज़ेंट मोमेंट, बिकॉज़ इतना फ्यूचर का सोच के ना हमारा प्रेज़ेंट मोमेंट चला जाता है, और प्रेज़ेंट में ही हमने कुछ अच्छा नहीं किया, फोकस के साथ नहीं किया, तो फ्यूचर तो ऑब्वियसली बिल्कुल ही खराब और एकदम ही निराशाजनक ही आने वाला है, इसमें तो कोई रॉकेट साइंस है नहीं। तो मैं बस वन डे एट अ टाइम। बहुत-बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।